प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आप लोगों को परिचय दिया गया था आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार का है। उस वीडियो से संबंधित आपका अगर कोई भी डाउट है या तो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके जो डाउट है उसका एक अलग से वीडियो बना के आपके उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। तो 2 मिनट के लिए पिछले टॉपिक को हम रिवाइज करें। तो सबसे पहले आवेश के बारे में आपको मैंने बताया था कि आवेश की खोज, आवेश जो ये शब्द है कहां से आया कि भाई जब वैज्ञानिकों ने 2 अलग अलग वस्तुओं को घर्षण कराया तो घर्षण के पश्चात उन वस्तुओं पर एक नया गुण उत्पन्न हुआ जिससे वस्तुएं वैद्युत प्रभाव, अभी आपको आगे ही बताएंगे, वैद्युत प्रभाव से हम चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं जिससे वस्तुएं वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने लगी। इस उत्पन्न गुण को ही हमने आवेश नाम दिया था। आवेश को अगर हम परिभाषित करें दोबारा से कि जब 2 अलग अलग वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराया जाता है तो घर्षण के पश्चात वस्तुओं पर एक नया गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप वस्तुएं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों तथा रेत के बारीक कणों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वस्तुओं पर उत्पन्न इस गुण को ही आवेश नाम दिया गया तथा जैसे ही वस्तु पर आवेश आ गया वस्तु वैद्युतमय हो गई, अर्थात वस्तु अब वैद्युत गुण प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दी। और क्योंकि यह आवेश घर्षण के कारण आया है इसीलिए इस घटना को हमने नाम दिया था घर्षण वैद्युत। चैप्टर के पीछे प्रश्न भी दिया हुआ है कि घर्षण वैद्युत से आप क्या समझते हैं, तो उसकी परिभाषा जो मैंने अभी आपको बताई, क्योंकि वस्तुओं पर आवेश घर्षण के कारण आया और जैसे ही वस्तु पर आवेश आया वस्तु वैद्युतमय हो गई, इसीलिए इस घटना को हम कहते हैं घर्षण वैद्युत। उसके बाद हमने आवेश के प्रकारों पर विचार किया। आप लोगों को बताया गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरे को हमने नाम दिया ऋणावेश। उसके बाद फिर आप लोगों ने चर्चा की आवेश के कुछ और प्रॉपर्टी, कुछ गुणों पर कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं उन पर धनावेश आता है और जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं उन पर ऋणावेश आता है। इन सभी बातों पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आवेश के गुणधर्म, आवेश के बारे में और अपन विचार करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले हम इस पार्ट में आवेश का विस्तृत परिचय लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आवेश क्या नई नई घटनाएं उत्पन्न करता है। तो अब तक हम लोगों ने आवेश के बारे में जाना। एक टॉपिक और हमने विचार किया था जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि वस्तुओं पर आवेश क्यों आता है, यानी कि आवेशन की क्रिया का कारण भी हम पढ़े थे। मैंने आपको समझाया था कि जब 2 वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराया जाता है तो घर्षण कराने में हमने जो कार्य किया है वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वह ऊर्जा एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन को दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर देती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हुआ दोनों ही वस्तुएं क्या हो जाएंगी, आवेशित। इन सभी मुद्दों पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब हम आगे के टॉपिक पर विचार करते हैं कि अब तक तो मैंने आपको बताया कि केवल और केवल आवेश जो है वह घर्षण से हमने उत्पन्न किया। जब वैज्ञानिकों ने और प्रयोग किए इस माध्यम से तो हमने देखा कि वस्तुओं को आवेशित करने की विधि और भी कई हो सकती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से यह समझा रहा हूं कि आवेशित करने की विधियां
आवेशित करने की विधियां। देखिए बेटा कि हम वस्तुओं को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। नंबर 1 तो आप लोग जान ही चुके, कौन सी विधि? घर्षण विधि। 2 और विधि हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। मैं स्टार्टिंग से लेता हूं। नंबर पहली हमारे पास विधि है प्रेरण विधि, या मैं कह दूं प्रेरण द्वारा। दूसरी हमारे पास विधि है बेटा चालन विधि या चालन द्वारा। और तीसरी हमारे पास विधि है घर्षण विधि या घर्षण के द्वारा। इन 3 प्रकार की विधियों से आप वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको इसका दैनिक जीवन का उदाहरण दूं कि देखिएगा कि सबसे पहले प्रेरण का तात्पर्य क्या है बेटा? प्रेरणा देना, कि आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रेरण के द्वारा। क्लियर? सबसे पहली विधि मैं आपको यहां पे ले रहा हूं। पहली विधि हमारे पास जो है प्रेरण विधि। अब आप इसका बचपन से उदाहरण देख रहे हैं। बचपन में हम क्या किया करते थे कि स्केल को लिया और स्केल को अपने बालों से हमने घर्षण कराया, और बालों से घर्षण कराने के बाद जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उस स्केल को लेके जाते थे तो आप देखते थे कि वह स्केल कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगी ये विधियां। तो प्रेरण विधि में आप क्या करते हैं कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लेके जाते हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, प्रेरण विधि में आपको स्पर्श नहीं कराना। प्रेरण विधि में केवल जब आवेशित वस्तुओं को अनावेशित वस्तुओं के समीप लेके जाया जाता है तो वह अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। कि मान के चलिए ये हमारे पास कोई अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है हमारे पास, और अब अगर इसके पास कोई आवेशित वस्तु को लेके आए, ये आपके पास है बेटा आवेशित वस्तु। जब हम अनावेशित वस्तु के समीप आवेशित वस्तु को लेके आए तो आप देखेंगे कि अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। ये विधि हमारे पास कहलाती है प्रेरण विधि या प्रेरण द्वारा आवेशन। आप लोगों को इस विधि में न्यूमेरिकल के लिए जो केवल 2 बातों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, उनमें पहली बात तो ये है कि प्रेरण विधि में आप वस्तुओं को स्पर्श नहीं कराएंगे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि प्रेरण में वस्तु पर कौन सा आवेश लगता है। ध्यान दीजिएगा, आदर्श स्थिति की अगर हम बात करें, आप जितना समीप ला सके उतने समीप की अगर हम बात करें तो दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा तो समान होती है लेकिन प्रकृति परस्पर विपरीत होती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट्स में भी लिखी हुई है इस लाइन को कि प्रेरण विधि में 2 बातें इंपॉर्टेंट क्या है। नंबर 1, प्रेरण विधि में हमें वस्तुओं को स्पर्श नहीं कराना है, और दूसरा जो आपके पास पॉइंट है, प्रेरण विधि में वस्तु पर आदर्श स्थिति की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल में यही स्थिति अपन अप्लाई करेंगे कि समान परिमाण का आवेश आएगा लेकिन आवेश की प्रकृति परस्पर क्या रहेगी? विपरीत रहेगी। अर्थात जब आप किसी धनावेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेके आ रहे हो तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। आप कहेंगे कि सर ये तो आवेश ज्यादा हो गया। बेटा ये आगे का कंसेप्ट है, इसके दूसरे सिरे पर उतना ही धनावेश आ जाएगा जिसको अपन भूसंपर्कित कर देंगे, ये आवेश वहां पे चला जाएगा। यानी कि आवेश संरक्षण का नियम मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया है। आवेश संरक्षण का नियम तो प्रकृति का मूल नियम है। तो आपको इस विधि में केवल इतनी बात 2 बातों को मैं बार बार दोहरान कर रहा हूं। बात नंबर 1 कि प्रेरण विधि में वस्तुओं को आवेशित नहीं कराना है। दूसरी बात,
प्रेरण विधि में समान परिमाण का लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश वस्तु पर आता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रेरण विधि कहते हैं। आप लोग चैप्टर नंबर 4 में इस विधि का बहुत अच्छा उदाहरण देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा संधारित्र, क्योंकि बोर्ड में 1 नंबर का कई बार प्रश्न आया है संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संधारित्र जो है वो प्रेरण विधि पर, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यही टॉपिक आपको संधारित्र में पुनः लगाना है। वहां पर भी मैं इस बात को रिपीट करूंगा, अभी मैं केवल आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूं। प्रेरण के द्वारा विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश आता है। इसका उदाहरण आप देखिए, कभी गलती से भी आप भूल नहीं सकते कि हम बचपन में जब स्केल को अपने बालों से रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते थे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े तो अनावेशित है, स्केल को हमने बालों से रगड़ा तो घर्षण के कारण स्केल पर आवेश आ गया। अब अपन आवेशित स्केल को अनावेशित कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जा रहे हैं, तो वो चिपक क्यों रहे हैं? चिपकेंगे कब? जब उन दोनों पर कैसा आवेश होगा? विपरीत प्रकृति का आवेश होगा। क्लियर बात? तो बेटा प्रेरण विधि में आपको केवल ये 2 बात याद रखनी है। दूसरी अब आ जाते हैं चालन विधि। देखिएगा चालन विधि, जैसा आप लोग इसका नाम सुन रहे हैं, चालन विधि का उपयोग हम केवल और केवल चालकों के लिए करेंगे। प्रेरण विधि तो आप चालक और कुचालक दोनों के लिए कर सकते हो, लेकिन चालन विधि का उपयोग हम करेंगे केवल और केवल चालकों के लिए। प्रेरण विधि में हम लोग वस्तुओं को स्पर्श नहीं करा रहे थे, चालन विधि उससे थोड़ी सी और आगे आप वस्तु को स्पर्श कराएंगे। देखिएगा कि हमारे पास मान के चलिए ये है चालक बी जो कि अनावेशित है। बहुत अच्छी तरह से मेरी बात सुन लीजिए, बात सुनते सुनते ही बिल्कुल कंसेप्ट आपके क्लियर होगा। चालक बी हमारे पास जो कि कैसा चालक है? अनावेशित चालक है। यदि हम एक आवेशित चालक ले आए ए, चालक ए ले आए जो कि आवेशित चालक है, जो कि आपके पास आवेशित चालक है बेटा, ये लीजिए। अब आप देखिएगा जब आप आवेशित चालक ए को अनावेशित चालक बी से स्पर्श कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पर्श कराएंगे। प्रेरण विधि में स्पर्श नहीं करा रहा था मैं, केवल प्रेरणा दे रहा था। चालन विधि में आप क्या करेंगे? स्पर्श कराएंगे। तो आप देखेंगे कि चालक बी पर भी आवेश आ जाता है। मैं कह रहा हूं चैप्टर के पीछे 2-3 न्यूमेरिकल दे रखे हैं इसी कंसेप्ट में, इसलिए इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात नोट्स में अंडरलाइन हो रखी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। पहली बात, चालन विधि केवल और केवल चालकों में अपन काम मिलेंगे। दूसरी बात, जब आप आवेशित चालक को अनावेशित चालक से स्पर्श कराएंगे तो अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाएगा। कौन सी प्रकृति? ध्यान दीजिएगा, समान प्रकृति का आवेश आएगा बेटा। प्रेरण विधि में क्या आया था? विपरीत प्रकृति का आवेश आया था, लेकिन चालन विधि में कैसा आवेश आएगा? समान प्रकृति का आवेश आएगा। दूसरी बात, आप मेरे से पूछे सर परिमाण क्या होगा, तो पहले चैप्टर को लेकर मैं आपको केवल एक बात बताऊंगा, विस्तार से आप इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में, कि अगर दोनों चालक समान आकार समान आकृति के हैं तो कुल आवेश दोनों पर बराबर बराबर रूप से विभाजित हो जाएगा। दोबारा से सुने मेरी बात को, चालन विधि में आपको दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराना है, संपर्क में लाना है। दूसरी बात, चालन विधि में समान प्रकृति का आवेश आता है। अंडरलाइन करा रहा हूं मैं बार बार, इस बात को ध्यान से सुन लेना। चालन विधि में समान प्रकृति का आवेश आता है, और यदि चालकों का आकार समान है तो कुल आवेश दोनों पर बराबर बराबर रूप से विभाजित हो जाएगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से और क्लियर करा देता हूं इस बात को, ध्यान दीजिएगा।
कि मान के चलिए ये हमारे पास कोई चालक ए है, इसको अपन ने आवेश दिया, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर इसको मैंने 4e आवेश दिया। 4e आवेश का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश। दूसरा अपने पास चालक संख्या b है जो कि अनावेशित है। अब आप देखें, जब आप चालक ए को चालक बी से स्पर्श कराएंगे, चालन विधि हो गई, क्योंकि ये दोनों क्या है, चालक है। चालन विधि में आपने स्पर्श कराया, अभी भी मैंने आपको 2 लाइन बताई। चालन विधि में किस प्रकार से आवेश जाता है, समान प्रकृति का, यानी कि चालक बी पर भी कौन सा आवेश जाएगा, प्लस आवेश जाएगा। दूसरी बात, अगर ये दोनों चालक समान आकार के हैं तो आप देखिए बेटा, ध्यान से मैं कह रहा हूं, न्यूमेरिकल है 2, कुल आवेश कितना, 4e इस पर कितना आवेश है, अनावेशित है तो 0। कुल आवेश कितना हो गया, 4e प्लस 0 बराबर 4e, हो गया कि नहीं। अब ये कुल आवेश इन दोनों पर बराबर बराबर रूप से विभाजित हो जाएगा, अर्थात इस पर भी 2e आवेश रहेगा और इस पर भी 2e आवेश रहेगा। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट। अगर आपका डाउट यहां बन रहा है कि सर अगर इनका आकार समान ना हो, तो मैंने आपसे कह दिया चैप्टर नंबर 4 में अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब हम इनके आकार के अनुसार आवेशों का पुनर्वितरण करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास एक बहुत बढ़िया लास्ट टॉपिक है, आवेशों का पुनर्वितरण, वहां पर हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में केवल आपको जो भी न्यूमेरिकल मिलेगा उसमें दोनों आवेशों का या दोनों चालकों का जो आकार है वो आपको समान मिलेगा। तो अब तक क्या समझे आप, मैं रिपीट करूं, चालन की 2 विधियों, आवेशन की 2 विधियों पर हम चर्चा कर चुके। विधि नंबर 1 प्रेरण विधि, क्या याद कराया मैंने आपको, प्रेरण विधि में स्पर्श नहीं कराना है। दूसरी बात, प्रेरण विधि में विपरीत प्रकृति का तथा समान परिमाण का आवेश दूसरी वस्तु पर जाता है। विधि नंबर 2 चालन विधि। चालन विधि किसके लिए उपयोगी है, चालकों के लिए। चालन विधि में क्या कराएंगे, दोनों को स्पर्श कराएंगे। चालन विधि में आवेश कैसा जाएगा, समान प्रकृति का आवेश जाएगा, और अगर चालकों का आकार समान है तो कुल आवेश दोनों पर बराबर बराबर रूप से विभाजित हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल में अभी न्यूमेरिकल करेंगे जब ये कंसेप्ट आपसे रिपीट कराऊंगा। क्लियर बेटा, तो प्रेरण विधि क्लियर। दूसरा चालन विधि आपकी क्लियर। तीसरी हम आते हैं बेटा घर्षण विधि। घर्षण पर अपन चर्चा कर ही चुके, एक बार पुनः करते हैं। घर्षण में आप क्या करेंगे, 2 अलग अलग वस्तुओं को क्या कराएंगे बेटा, घर्षण कराएंगे। देखिएगा, स्थिति स्पष्ट करें, पहले में स्पर्श नहीं कराना, केवल बात करनी है, बात करनी है। चालन विधि में केवल स्पर्श करना है। घर्षण विधि में स्पर्श से भी बात नहीं बनी तो अब क्या करेंगे, घर्षण कराएंगे। तो तीसरी विधि जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी घर्षण विधि या घर्षण के द्वारा। घर्षण में आपको इंपॉर्टेंट बात क्या देखनी है बेटा, कि 2 अलग अलग वस्तुओं को अपन को घर्षण कराना है, और घर्षण में दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है और आवेश का परिमाण क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि 2 बातें जो इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखनी है। नंबर 1, समान प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, और दूसरा आवेश का परिमाण क्या होता है, समान परिमाण। ध्यान से पढ़ ले आप, अच्छी तरह से सुन ले मेरी बात को। घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति तो परस्पर क्या होती है, विपरीत, लेकिन आवेश का परिमाण क्या होता है, समान। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण कराते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण कराएं, दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो, तो उदाहरण के तौर पर अगर कांच पर +2e आवेश आया है तो रेशम के कपड़े पर आएगा -2e आवेश। क्यों? क्योंकि इन दोनों बातों को देखें कि घर्षण विधि में
विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, जबकि आवेश का परिमाण क्या होता है बेटा, समान होता है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लेना आवेशन की विधियों पर। न्यूमेरिकल है, छोटा प्रश्न भी कई बार बनता है, वास्तविक प्रश्न भी इसमें काफी दे रखे हैं बुक के पीछे अपने। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं अपने इस टॉपिक को, आवेशित करने की विधियां। कितनी विधियां आपको याद रखनी है आवेशित करने की? 3। नंबर 1 प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में क्या करेंगे, वस्तुओं को स्पर्श नहीं कराएंगे, केवल समीप लेके जाएंगे। प्रेरण विधि में दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है और परिमाण क्या होता है, समान होता है। आदर्श स्थिति की बात करें तो चालन विधि केवल चालकों के लिए उपयोगी है, स्पर्श कराएंगे, दोनों चालकों पर आवेश की प्रकृति क्या होती है, समान। आवेश की प्रकृति क्या होती है, समान। और परिमाण की अगर हम बात करें तो अगर चालकों का आकार समान है तो दोनों चालकों पर बराबर बराबर रूप से विभाजित हो जाता है। तीसरी आपके पास है घर्षण विधि। जब आप दो अलग अलग वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराएंगे, घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति परस्पर विपरीत होगी और परिमाण क्या होगा, समान होगा। क्लियर? मैं आपको बुक के पीछे का एक छोटे से प्रॉब्लम, एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी बात, मेरा कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप देखेंगे इस न्यूमेरिकल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल। देखिए बेटा ध्यान से, अपने पास चालक ए है, चालक, इस पर अपन ने मान लिया आवेश है 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर +4e। दूसरा अपने पास चालक है, चालक बी, और बेटा इस पर आपके पास आवेश है +2e। तीसरा आपके पास चालक है, बहुत ही ध्यान से सुने, किताब के पीछे का प्रश्न है, चालक सी है हमारे पास जो कि अनावेशित है। चालक ए पर आपके पास आवेश है, चालक बी पर आपके पास आवेश है, चालक सी बेटा अनावेशित है। अनावेशित का मतलब इस पर कितना चार्ज है, 0। समझ गए? अच्छा, प्रश्न कह रहा है आपसे कि तीनों चालकों का आकार समान है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसमें चालकों का आकार आपको क्या दिया गया होगा, समान दिया गया होगा। अब परेशानी सुनिएगा आप, दोबारा से प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। चालक ए +4e आवेश, चालक बी +2e आवेश, चालक सी अनावेशित, तीनों चालकों का आकार समान। अब क्या कर रहे हैं प्रश्न कह रहा है कि यदि सबसे पहले चालक ए को चालक सी से स्पर्श कराया जाए, बेटा स्पर्श कराया जा रहा है, दूसरी बात चालक, बता दो मेरे को कौन सी विधि, चालन विधि। कौन सी विधि, चालन विधि। चालन विधि में 2 लाइन इंपॉर्टेंट क्या बताई थी, समान प्रकृति का आवेश आएगा और अगर दोनों चालकों का आकार समान है तो कुल आवेश बराबर बराबर रूप से विभाजित हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि चालक ए को चालक सी से स्पर्श कराया, अभी चालक बी का कोई रोल नहीं, तो मुझे बताओ चालक ए पर कितना आवेश, +4e, चालक सी पर कितना आवेश जो कि अनावेशित है, 0, कुल आवेश बेटा कितना, +4e, बराबर बराबर हो जाएगा विभाजित, कितना कितना हो जाएगा बताओ, +2e इस पर हो गया और +2e इस पर हो गया। क्लियर है कि नहीं बोलो? कुल आवेश कितना था, 4e, 4e को 2 बराबर भागों में बांटोगे, चालक ए पर आवेश कितना हो गया, +2e, चालक सी पर आवेश कितना हो गया, +2e। ये अपने पास पहला पद है। अब प्रश्न इसी में कह रहा है कि पहले तो सी को ए से स्पर्श कराओ, उसके बाद दोनों को अलग अलग रख दो, आवेशित हो गया सी। अब सी को बी से स्पर्श कराओ, बताओ बेटा बी पर कितना आवेश, +2e, सी पर कितना आवेश। अब गलती मत कर देना कि सर सी पर 0 आवेश है, बेटा सी को अपन ने ए से स्पर्श करा चुके हैं,
सी पर कितना आवेश आ गया यार, प्लस का 2e। बताओ कुल कितना आवेश आ गया, प्लस का 4e। बराबर बराबर रूप से विभाजित कर दे, वही 4e को अपन ने बराबर बराबर रूप से विभाजित किया, प्लस का 2e प्लस का 2e। इतना आसान कंसेप्ट कि चालन विधि में अगर चालकों का आकार समान है तो कुल आवेश दोनों चालकों पर बराबर बराबर रूप से विभाजित हो जाएगा, समान प्रकृति का आवेश। तो ये हमारे पास टॉपिक था आवेशित करने की विधियां। ठीक है, नोट्स में एक एक बार अंडरलाइन है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट है या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझको बता सकते हैं, अन्यथा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आपका डाउट, या तो मैं आपको मैसेज के माध्यम से, नहीं तो फिर अगले लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी है तो पहले हम डाउट पर चर्चा करेंगे। क्लियर? ये हमारे पास था आवेशित करने की विधि। अब हम आ जाते हैं आवेश के मात्रक। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, आवेश के मात्रक। मैं कह रहा हूं कि आप अगर ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं। चैप्टर का परिचय अपन ने बहुत अच्छे से ले लिया कि सर बेटा हमको पहले आवेश के बारे में अध्ययन करना है, फिर आवेश क्या क्या नहीं घटना है। फिलहाल हमारा अभी सेक्शन चल रहा है आवेश का परिचय। इस संदर्भ में अपन अगला टॉपिक ले रहे हैं आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक। देखिए कितने मात्रक मैं आपको बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप सबको आपको याद रखना है, इनका कन्वर्जन, इनका एक दूसरे में रूपांतरण। सबसे पहले आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक होता है बेटा कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, अब अगर अपन विद्युत धारा की परिभाषा लें तो हम जानते हैं विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन में समय। क्लियर? तो आपके पास यहां से आवेश का सूत्र क्या बनेगा, आवेश का विद्युत धारा इनटू समय। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। समय मूल भौतिक राशि, इसका मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो आवेश का एक अन्य मात्रक क्या भी बन जाएगा, एम्पियर इनटू सेकंड। ये ऐसा ही कह सकते हैं, ये अपन कह सकते हैं एम्पियर। क्लियर बेटा? आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, कूलाम। ये अपने पास एक मात्रक, ये अपने पास दूसरा, तीसरा। ये तीसरा मात्रक अपने पास सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक हम कहते हैं स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, जिसको अपन डिनोट करते हैं ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वैद्युत स्थैतिक इकाई। यह है आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। इसी का नाम दूसरा अपन देते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है तो आप कहेंगे स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। दोबारा से देखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, विद्युत धारा की परिभाषा से ले एम्पियर इनटू सेकेंड। सीजीएस पद्धति में सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलाम, ईएसयू या फ्रैंकलिन। आवेश का और आ जाइए चौथा, ये तीन हो गए। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक चौथा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बेटा कहलाता है फैराडे। फैराडे। तो देखो दो प्रश्न यहां से निकलते हैं। नंबर एक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे।
आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। अब देखो इनमें क्या संबंध है बेटा, कितना बड़ा है ये फैराडे। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, इतना बड़ा है ये। इसलिए अपन इसको पिको फैराडे में भी काम में लेते हैं, छोटे मात्रक करके। तो दोबारा से रिपीट करता हूं, आवेश के कौन कौन से मात्रक आपने पढ़े? नंबर 1 आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। एक अन्य मात्रक परिभाषा से बनाया एम्पेयर इनटू सेकंड। आवेश का सबसे छोटा या मैं कह दूं सीजीएस मात्रक ईएसयू या फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। फैराडे और कूलाम में क्या संबंध है? एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो ये थे हमारे पास आवेश के मात्रक जो आपको ध्यान रखना है। विमा की बात करते हैं। अगर आवेश हो गया तो अपन बात करते हैं विमा की। देखिए कितनी आसान बात, आप लोग परिभाषा जानते हैं, विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय। पढ़ाया कि नहीं आपने? I बराबर Q अपॉन T। तो यहां से बेटा आवेश का सूत्र क्या बन गया? आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि, प्रत्येक चिन्ह क्या है विद्युत धारा का? A1। समय मूल भौतिक राशि T1। इसको विमीय सूत्र के अनुसार लिखें M0 L0 T1 A1। ये आपके पास आवेश का विमीय सूत्र। एक एक बात इतनी आसान है, बशर्ते आप गंभीरता से वीडियो लेक्चर को लें और जिस प्रकार से आप क्लासेस में पढ़ते थे उसी प्रकार से रेगुलर आपको पढ़ना है। क्लियर? आवेश के मैंने आप लोगों को 4 मात्रक बता दिया, रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, जिसको हम संक्षेप में सी से भी डिनोट करते हैं, सी। एक अन्य मात्रक की बात करें एम्पियर इनटू सेकेंड। सीजीएस पद्धति में सबसे छोटा मात्रक ईएसयू या फ्रैंकलिन, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। क्लियर बेटा? ये था आवेश का कुछ परिचय। अगला टॉपिक लेते हैं हम, आवेश के बारे में और जानते हैं। आवेश के गुणधर्म, कई बार आया ये प्रश्न भी। आवेश की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुणधर्म है आवेश के, इस पर अपन चर्चा करते हैं अगला टॉपिक। बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, कोई भी डाउट है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अब हम आ जाते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवेश के गुणधर्म। जिस बच्चे ने ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लिए, मेरे साथ साथ पढ़ लिया, तो आप देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ न्यूमेरिकल वही बच्चा कर पाएगा जिसने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे अच्छी कमांड बना रखी है, जिसने मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से सुना है। आवेश के गुणधर्म क्या क्या प्रॉपर्टी है? बहुत ही सिंपल। नंबर 1, आवेश हमारे पास अदिश राशि है, क्योंकि आवेश में कोई दिशा नहीं है। आवेश में केवल और केवल क्या होता है? परिमाण। 11वीं क्लास में हम लोगों ने सदिश पढ़ा है, वहां पे हमने पढ़ा था भौतिक राशियों के प्रकार। नंबर 1 अदिश, नंबर 2 सदिश। जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए अदिश, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा चाहिए सदिश। आवेश में केवल और केवल परिमाण है तो आवेश कैसी राशि है? सदिश। और बेटा मजे की बात, अगर अदिश राशि है आवेश, सॉरी, अगर आवेश में केवल और केवल परिमाण है तो आवेश अपने पास अदिश। अदिश का योग, अदिश का बीजगणित आप बचपन से करके आ रहे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस।
तो सबसे पहला जो हमारा गुणधर्म है वो इतना आसान, केवल एक बात पर डिपेंड कि आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश आप कैसे निकालेंगे? सभी आवेशों का बीज गणितीय योग कर देंगे आप। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो पहला हमारे पास जो गुणधर्म आता है वो है आपके पास आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसमें केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि आवेश एक अदिश राशि है और वस्तु पर कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास कोई वस्तु है, इस पर आवेश है आपके पास +2e +3e -5e प्लस का 2e माइनस का 3e। और आपसे प्रश्न क्या रहा है, बताओ इस वस्तु पर कुल आवेश, कुल आवेश, आवेश अदिश, सभी आवेशों का बीज गणितीय योग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कुल को जोड़ को अपन सिग्मा से प्रदर्शित कर देते हैं, तो समेशन क्यू, वस्तु पर कुल आवेश बताओ बेटा, सबको जोड़ दो, कितना हो गया? प्लस का 2e प्लस का 2e प्लस का 3e माइनस का 5e माइनस का 3e। बार बार कह रहा हूं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कितना हो गया? 2 2 4 3 7 प्लस -5 -3 -8 माइनस का 8 प्लस का 7, कुल आवेश कितना बच गया? माइनस का e। बताओ कोई दिक्कत? कितनी आसान बात। दिमाग में क्या रखना है कि आवेश एक अदिश राशि है और वस्तु पर कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आवेशों की योज्यता। तो आवेश का एक गुणधर्म क्या हो गया कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान समस्त आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, बहुत काम आएगी जब अपन कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे इस प्रकार से, किसी वस्तु पर बहुत सारे आवेश आपको दिए गए होंगे और आपसे कुल आवेश पूछा गया होगा, कुछ नहीं करना आपको उन सभी आवेशों का क्या कर देना बेटा? बीज गणितीय योग कर देना है, बस। ध्यान रहे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर? तो ये अपने पास पहला गुणधर्म है आवेश की योज्यता। क्या लिखोगे इसमें? क्या समझा तुमने इसमें एक लाइन में कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान समस्त आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर? दूसरा गुणधर्म देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए अपन। आवेश की योज्यता पहला अपने पास गुणधर्म था आवेश की, ये भी बहुत सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आवेश की निश्चितता। दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास है आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता, सर्टेनिटी ऑफ चार्ज। सर आप कहेंगे सर ये क्या? देखिए बेटा ध्यान दें कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान निश्चित रहता है, चाहे वह वस्तु स्थिर हो और चाहे वह वस्तु गतिमान हो। देखिएगा कि मान के चलिए ये हमारे पास कोई वस्तु है, ए स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में इस पर आवेश है 5e। अब यदि अपन इस वस्तु को गतिमान कराएं बहुत तेज वेग से, गतिमान हो रही है वस्तु, लेकिन उस पर आवेश का मान क्या रहेगा? समान रहेगा, निश्चित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि आप इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि आवेश जितना स्थिर अवस्था में रहेगा और उतना ही आवेश आपका रहेगा कौन सी अवस्था में?
गतिमान अवस्था में। बेटा इस कंसेप्ट को मेरे को बताने का तात्पर्य ये है, देखिए आप लोगों ने आइंस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है उसका द्रव्यमान है, लेकिन जब वस्तु बहुत तेज वेग से गतिमान होती है तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं आइंस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत। लेकिन आवेश के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती। वस्तु अगर स्थिर है तो उस पर आवेश, और चाहे आप वस्तु को कितने ही वेग से गतिमान कर लो, उस पर आवेश का मान सदैव क्या आएगा, बराबर आएगा, जिसे हम कहते हैं आवेश की निश्चितता। क्लियर है? दूसरा गुणधर्म क्या है आपके पास कि किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान है वह निश्चित रहता है, चाहे वस्तु स्थिर है और चाहे वस्तु कैसी है, गतिमान। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी नंबर 2, आवेश की निश्चितता, कि चाहे आप आवेश को स्थिर रखें और चाहे आप आवेश को क्या करें, गतिमान करें, उस पर आवेश का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली आप लोग। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग प्रकृति के मूल नियम में यानी कि 11th क्लास में पढ़ गए हैं, आवेश संरक्षण। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है आवेश संरक्षण। बेटा इस पर तो चर्चा हम क्या करें, आपको 11वीं क्लास में बता रखा है, आवेश संरक्षण प्रकृति का मूल नियम है, फंडामेंटल लॉ। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रकृति का मूल नियम है, उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम भी प्रकृति का मूल नियम है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान सदैव नियत रहता है। ये भौतिक विज्ञान में नहीं बेटा, आप रसायन विज्ञान की कोई भी केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया उठा के देख ले, अगर आपने उस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किया है, संतुलित किया है, तो हमेशा प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश और अभिक्रिया के बाद कुल आवेश सदैव आपको बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम प्रकृति का मूल नियम है, कहीं भी फ्लॉप नहीं हो सकता बेटा ये नियम। आ गई ना बात समझ में? तो किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान सदैव संरक्षित रहता है, इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो ये आवेश की हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुणधर्म है कि हमेशा आवेश क्या रहेगा, संरक्षित। मैं आपको एक तो अपना दैनिक जीवन का उदाहरण, एक आपकी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, मैंने आपसे कह दिया कि आप कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया उठा लेना, बशर्ते आप उसको बैलेंस करें, आप उसको संतुलित करें, तो आप पाएंगे अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश का मान आपको सदैव बराबर प्राप्त होगा। सबसे पहले हम दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं। हमने जब घर्षण विद्युत पढ़ा था तब मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आप एक ले लेते हैं कांच की छड़, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे इस बात को, और दूसरा आप ले लेते हैं बेटा रेशम का कपड़ा। आगे बात समझिए, जब हमने घर्षण नहीं कराया, बिल्कुल एकाग्र होकर मेरी बात सुनिएगा, जब हमने घर्षण नहीं कराया, कांच की छड़ भी अनावेशित थी, रेशम का कपड़ा भी अनावेशित था। अनावेशित का मतलब कांच की छड़ पर कुल आवेश कितना, 0, रेशम के कपड़े पर आवेश कितना, 0। तो घर्षण से पूर्व निकाय पर कुल आवेश कितना, 0। क्लियर? अब हमने मान लिया हमने घर्षण करा दिया। घर्षण विधि में मैंने आपको क्या समझाया, मैं कह रहा हूं एक दूसरे से लिंक के टॉपिक, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। अभी आपने आवेशन की विधियां की बात की थी, मैंने तीसरी विधि बताई थी घर्षण विधि। घर्षण विधि में क्या होता है, समान परिमाण का आवेश आता है, लेकिन आवेश की प्रकृति कैसी होती है, विपरीत होती है। उदाहरण के तौर पर कांच की छड़ पर अगर मान के चलिए +2E आवेश आया, तो घर्षण विधि के द्वारा रेशम के कपड़े पर बताओ कितना आवेश आएगा, -2E आवेश आएगा।
क्योंकि घर्षण विधि में आवेश का परिमाण तो समान होता है, लेकिन प्रकृति परस्पर क्या होती है, विपरीत होती है। तो बेटा देखो, घर्षण से पूर्व कुल निकाय पर कितना आवेश, 0। घर्षण के पश्चात कांच की छड़ पर प्लस कट हुई, रेशम के कपड़े पर माइनस कट हुई, बताओ कुल आवेश कितना। पिछला टॉपिक रिपीट हो रहा है। आवेश की योज्यता, बीजगणितीय योग, प्लस का 2e माइनस का 2e कैंसिल आउट, कितना आवेश, 0। घर्षण से पूर्व निकाय पर कुल आवेश कितना था, 0। घर्षण के पश्चात निकाय पर कुल आवेश कितना है, 0। इसको हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम, अर्थात किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर। एक केमिकल रिएक्शन उठा लेते हैं, मैं आपको इसको नाभिक वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा, नाभिक के विखंडन। एक केमिकल रिएक्शन उठाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जब बाण में यूरेनियम 238 को नाभिकीय विखंडन कराते हैं तो ये 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 में विभाजित हो जाता है। जब आप बाण में यूरेनियम 238 को विखंडित कराते हैं तो ये 2 भाग में डिवाइड होता है, 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। आप बिफोर रिएक्शन देखिएगा, परमाणु क्रमांक अपने पास कितना है, 92। बाण में जब आपने अभिक्रिया नहीं कराई, अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया के पश्चात देखिए बेटा, थोरियम पर 90 प्लस हीलियम पर 2, योग किया आपने 92। आप देख सकते हैं अभिक्रिया से पूर्व बाण में, अभिक्रिया के पश्चात बाण में। आप अपने कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा लें, आप उसको बैलेंस कीजिएगा, आप देखेंगे अभिक्रिया से पूर्व कुल आवेश और अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश का मान आपको सदैव बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम प्रकृति का मूल नियम है। ये आपके पास थी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, आवेश की प्रॉपर्टी नंबर 4, आवेश का गुणधर्म 4 देखते हैं अपन, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? इससे पहले मैं आपको विनिमय पर बात करता हूं, एक्सचेंज पर। देखिएगा बेटा, ध्यान सुने मेरी बात। एक तो नदी में पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, विनिमय हो रहा है। तो क्या आप उस पानी का न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? कि भाई नदी में एक पानी एरा, फिर एक पानी एरा, फिर एक पानी एरा? नहीं। दूसरा विनिमय करें, पैसों का विनिमय। आज हमारे देश में न्यूनतम जो पैसे का मूल्य है वो है 1 रुपए। अब आप यदि किसी व्यक्ति को पैसों का स्थानांतरण करें तो आप कैसे कर सकते हैं? न्यूनतम कितने रुपए दे सकते हैं? 1। अधिकतम कितने दे सकते हैं? 1 का पूर्ण गुणज। बहुत अच्छी तरह कंसंट्रेट होकर मेरी बात को सुनिएगा। अब मैं आपसे कहूं कि आप किसी व्यक्ति को 1.5 रुपये दो, संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में न्यूनतम मूल्य कितना है रुपए का? 1। तो आप किसी व्यक्ति को कम से कम रुपए दे सकते हो 1, अधिक से अधिक कितना दे सकते हो? 1 का पूर्ण गुणज। तो बेटा ये विनिमय और जो भी मैंने आपको उदाहरण दिया नदी में पानी का विनिमय में क्या अंतर है? नदी में जो पानी का विनिमय है वो है कंटिन्यूअस, सतत, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। पैसों का विनिमय विवेक, डिस्क्रिएट, न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वस्तुओं पर जो ये विनिमय है ये 2 प्रकार का है। नंबर 1 सतत, कंटिन्यूअस, और नंबर 2 विविक्त।
जिसका न्यूनतम मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आवेश का विनिमय। मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, मैं प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं कि वस्तु पर आवेश कैसे आता है। वस्तु पर आवेश कैसे आता है? आवेशन का कारण क्या है? मेनली इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर धनावेश, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो माइनस आवेश। क्लियर बेटा? अब देखो ध्यान से सुनना कंसेप्ट को। कोई वस्तु न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है? एक। ऐसा तो संभव है नहीं कि वस्तु आधा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या 1.5 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। वस्तु कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती है? एक। वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यहां आप गलती करेंगे इसलिए ध्यान से सुनना। वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो वस्तु पर आवेश कितना आ गया? अधिकांश बच्चे कहेंगे गुरुजी एक नहीं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो उस वस्तु पर कितना आवेश आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश, यानी कि प्लस का 1e, यानी कि 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश। वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इस पर कितना आवेश आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश। यहां पे ध्यान देना बेटा। अब अगर वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो बताओ कितना आवेश आएगा वस्तु पर? 2 तो नहीं आएगा, कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश। वस्तु ग्रहण करेगी, कितना आवेश आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन अगर वस्तु ग्रहण कर रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर 4 त्यागेगी, 4, यानी कि कोई वस्तु न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती है? 1। उसके बाद 1 का पूर्ण गुणज। ऐसा तो संभव नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए था वस्तु ने या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कोई वस्तु न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है? 1 अधिक, और उसके बाद 1 का पूर्ण गुणज 2, 3, 4, 100, 200, 500। तो बेटा किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो सकता है? कैपिटल Q। न्यूमेरिकल आएंगे, इस पर ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करेंगे बुक के पीछे। किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो सकता है? पहली बात तो अगर आप प्रकृति बीज में लिखें बेटा, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। बताओ प्लस माइनस के कंसेप्ट में कोई दिक्कत आएगी? प्लस कब होएगा? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? त्यागेगी। माइनस कब आएगा? जब वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ग्रहण करेगी। तो प्लस माइनस का फंडा तो यहाँ क्लियर कि अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है प्लस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है माइनस। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागती है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, वस्तु कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है? न्यूनतम 1, अन्यथा 1 का पूर्ण गुणज। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो सकता है? या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश का n गुणा पूर्ण गुणज, यानी कि किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो सकता है? Q बराबर प्लस माइनस NE। यहाँ बेटा n क्या है? कोई भी एक पूर्ण संख्या, 1, 2, 3, 100, 200, 500। यहाँ पे स्मॉल e क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, प्लस माइनस आप पहले लगा चुके हैं, गलती मत करना। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुना। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? कि आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या है? कि वस्तुओं पर आवेश का विनिमय सतत रूप से ना होकर, नदी में पानी की तरह ना होकर, टुकड़ों के रूप में यानी कि विविक्त रूप में होता है। वस्तुओं पर आवेश के इस विनिमय को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना हो सकता है? कैपिटल Q बराबर प्लस माइनस NE। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है।
दिमाग को एकदम वाइड करके मेरी बात को सुनिए आपको, कि किसी वस्तु पर न्यूनतम तो एक मत कह देना गलती से भी, एक आवेश नहीं आएगा। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, n त्यागेगा n के बराबर आवेश। मतलब इसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, कि वस्तुओं पर आवेश का विनिमय एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। वस्तुओं पर आवेश के इस विनिमय को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 शब्दों से परिचय करा रहा हूं। 3 परिभाषाएं कई बार आई है बोर्ड में 1 नंबर में। एक तो हो चुकी है अपने पास क्वांटीकरण, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला शब्द अपने पास है बेटा क्वांटीकरण, दूसरा शब्द अपने पास आएगा क्वांटम, तीसरा शब्द आएगा हमारे पास क्वांटीकृत राशि। क्या अंतर है इन तीनों में? क्या परिभाषा बनेगी? क्वांटीकरण ऐसा विनिमय, क्वांटीकरण ऐसा विनिमय, क्या परिभाषा? कि वस्तुओं पर आवेश का विनिमय सतत रूप से ना होकर विविध रूप से होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश के इस विनिमय को, अंडरलाइन है नोट्स में, ध्यान दे लेना, आवेश के इस विनिमय को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। दूसरा लाइए आप, क्वांटीकृत राशि, वह राशि जिसका विनिमय सतत रूप से ना होकर विविध रूप से होता है, क्वांटीकृत राशि कहलाती है। तो बताओ आवेश का विनिमय कैसे होता है? विविध रूप से। तो आवेश कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है। आवेश कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है। पैसा है, पैसे का विनिमय कैसे होता है बताओ? नदी में पानी की तरह होता है या टुकड़ों में होता है? टुकड़ों में होता है। तो पैसा कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है। विनिमय सतत रूप से ना होकर विविध रूप से होता है, क्वांटीकृत राशि कहलाती है। अर्थात आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश की एक गुणधर्म, आवेश की एक प्रॉपर्टी मिल रही है अपन को यहां से, कि आवेश कैसी राशि है? आवेश क्वांटीकृत राशि है। अब आइए बेटा क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या है? क्वांटीकृत राशि का वह न्यूनतम मान, क्वांटीकृत राशि का वह न्यूनतम मान जिसका विनिमय संभव है, क्वांटम कहलाता है। तीनों को वर्ड से देखें, बताओ पैसों का विनिमय कैसे होता है? सतत होता है कि विविक्त होता है? टुकड़ों के रूप में होता है। टुकड़ों के रूप में, तो उसका विनिमय कैसा, क्या कहलाएगा? क्वांटीकरण। पैसा कैसी राशि हो गई? क्वांटीकृत। बताओ पैसों का, वर्तमान में भारत में पैसों का न्यूनतम मान कितना? 1 रुपया। तो पैसे का क्वांटम मान कितना हो गया? 1 रुपया। सीधी हम यहां बात करें आवेश की, रिलेट करते हैं अपने बात को। आवेश का विनिमय कैसे होता है? विविध रूप से। क्या कहलाएगा? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है। अब आप लोग मुझे बताएंगे आवेश का न्यूनतम मान कितना संभव? 1 मत कह देना गलती से भी। कोई वस्तु न्यूनतम कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है? 1। तो बताओ उस वस्तु पर कितना चार्ज आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आवेश का न्यूनतम मान कितना संभव? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, यानी कि 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। प्लस माइनस नहीं लगाना यहां, प्लस माइनस प्रकृति बताएगा। त्यागेगी प्लस ग्रहण करेगी। सारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्वांटीकरण क्या है? क्वांटीकृत राशि क्या है? क्वांटम क्या है? आवेश कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि। आवेश का क्वांटम मान कितना? 1 नहीं बताना है, बार बार याद दिला रहा हूं। आवेश का न्यूनतम मान कितना? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। लिख के आएंगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो ये अपने पास आवेश की प्रॉपर्टी नंबर 4। इस पर पीछे बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे।
तो आज बेटा हमने यहाँ पे आवेश का परिचय खत्म कर लिया। क्लियर है ना? आवेश का परिचय अपना जो एक टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में कि आवेश स्थिर अवस्था में, स्थिर वैद्युत की बात कर रहे हैं, भूल मत जाना। आवेश स्थिर अवस्था में क्या नई नई घटनाएं उत्पन्न करता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आवेश के बारे में, आवेश का मात्रक, आवेश के गुणधर्म, यहाँ तक आपके पास नोट्स अवेलेबल है। नोट्स में अंडरलाइन करा रखी है जिन जिन बातों को मैंने यहाँ जोर से बोला है। एक एक बात को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, लिखना है, समझना है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका डाउट है या तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दें, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले वीडियो में या मैसेज के माध्यम से आपके जितने भी डाउट है उनको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है? तो अगली क्लास में अब हम बात करेंगे कि स्थिर आवेश क्या नई नई घटनाएं उत्पन्न कर सकता है। धन्यवाद।